जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद में कितने जज होते हैं। तो एक चीज पहले याद कीजिए कि हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जस्टिस होता है, उनका जो पहले था वो 8+1 था, यानी कि 9 संविधान में दिया गया था। लेकिन संसदीय विधि यानी कि अब मान के चलिए कि संविधान उस समय बना तो उस समय भारत का पॉपुलेशन क्या इतना ही रहा होगा जितना अभी है? तो नहीं। तो अभी हम लोग को जो भी चीज बदला जाता है उस संसदीय अधिनियम के थ्रू बदला जाता है। संसदीय अधिनियम के थ्रू बदला जाता है कि कैसे बदला जाता है याद कीजिए। तो संसदीय अधिनियम में आपको प्रावधान है कि आप जज का वेतन भत्ता बढ़ा सकते हैं। तो जज का वेतन भत्ता पहले 9,010 रुपया था, अभी 2,80,000 रुपया है। आगे आगे ऐसे ही चल के सब चीज को क्या किया गया, बढ़ाया गया। किसके थ्रू? तो संसदीय अधिनियम के थ्रू। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत चीज पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या चीज हम लोग कितना अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 131 तक पढ़ चुके हैं। अगर सब चीज अच्छा रहा तो आज इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 151 तक कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझिए पहले, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑलरेडी कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील कैसे किया जाता है। आप सुने होइएगा अपील दलील तब जाके क्या हो, आप केस उसका कुछ अपील कर सकते हैं। यानी कि आप सुने होइएगा कि अभी क्या चीज था, नीट का जो पेपर गड़बड़ हुआ था उसमें अपील किया गया था। आप सुने होइएगा कि अलख पांडे सर और भी ना जाने एलेन कोटा जो भी हो, बहुत जगह से बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे लोग क्या किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। वही हम लोग पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील संवैधानिक मामले में, यानी कि अनुच्छेद 132 कहता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट ऐसे लिखा था अभी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील, क्या चीज मामले में, संवैधानिक मामले में। क्या चीज मामले में, संवैधानिक मामले में हाई कोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट अगर अपील करेंगे तो आर्टिकल 132 के तहत करेंगे। और अपील में क्या कहेंगे कि बताएंगे कि वो मामला संवैधानिक हो, ये ना कि असंवैधानिक हो, यानी कि संविधान के अनुसार हो। यानी कि ऐसा मामला जो संविधान में उल्लेखित हो, जैसे कि संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, छुआछूत का अंत है। तो और क्या है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो संविधान में उल्लेख है कि क्या हो, आपका आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये सब माने कि संवैधानिक मामला जो भी है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। क्या चीज में, अनुच्छेद 132 में। अब अनुच्छेद जो है 132 के बाद 133 आता है। ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है, तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो ये भी है, लेकिन ये दीवानी मामला में है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ये क्या चीज मामला में है, दीवानी मामला में। कौन मामला में है, दीवानी मामला में है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ये अपील संवैधानिक मामला में, ये दीवानी मामला में है। अब मान के चलिए कि दीवानी मामला क्या होता है कि जैसे कि आप देखिए कानून हम दो तरह के पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे सिविल कानून और एक पढ़ाए थे दीवानी। दीवानी कहने का मतलब कि आपका घर से संबंधित ऐसा कोई झगड़ा हो जिसमें क्राइम ना हुआ हो, लेकिन
जैसे कि आपका रूम रेंट नहीं दे रहा है और रूम से निकल भी नहीं रहा है, आपके घर बगल का जमीन का झगड़ा जिसमें क्या हो, फौजीदारी ना हो, दीवानी हो, वो आपका क्या हो गया, आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 133 के अंतर्गत कर सकते हैं। अब आइए आर्टिकल 134 क्या करता है, अनुच्छेद 134 क्या कहता है। 134 बहुआ एहू से बढ़िया है। 134 कहता है कि फौजीदारी मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अभी आपको दीवानी मामला पढ़ा दिए, संवैधानिक मामला पढ़ा दिए, अब आ जाइए फौजीदारी। फौजीदारी कहने का मतलब होता है फौजीदारी मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी कि देखिए सबसे पहले हाई कोर्ट बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा, तो बड़ा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होगा। लेकिन हाई कोर्ट अगर चाहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट से केस मंगवा सकता है, तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकता। बड़ा आदमी छोटा यहाँ मंगवा सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़ा के यहाँ मंगवा नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट जो है हमारे स्टेट में हर एक स्टेट में एक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखिएगा, अब ऐसा भी कुछ स्टेट है जहाँ 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही है, और वो कहाँ है, तो दिल्ली है। और कल ही बताए थे कि इसका परिवर्तन किया जा सकता है, स्थान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसके अनुसार से, राष्ट्रपति और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जो कि डीवाई चंद्रचूड़ है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगर ई चाहे तो दिल्ली से मुंबई कर सकते हैं और मुंबई से कोलकाता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखिए 3 वो चीज देखिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामला में 132, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट फौजीदारी मामला में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट दीवानी मामला में और फौजीदारी मामला में। दीवानी और फौजीदारी थोड़ा सा समझिए। दीवानी फौजदारी समझने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 130 क्या कहता है। 130 जो पढ़ाए थे कल, वो क्या कहता है। देखिए अभी तक कोई दिक्कत, आज क्या पढ़े देखिए, थोड़ा मिलाते हैं। अभी हम लोग पढ़े हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामला में, यानी कि संविधान का उल्लंघन होने पे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट दीवानी मामला में, यानी कि आपका कोई आदमी जा रहा है और आपका गाड़ी ठोक दिया और आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का नुकसान हो गया। ऐसे समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और आप किसी का विंडो तोड़ दिए, तो वो जो आपके ऊपर क्राइम रिपोर्ट होगा वो आपका दीवानी मामला में होगा। अगर किसी का माथा फोड़ दिए तो ये फौजीदारी हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को पैसा से संबंधित, यानी कि वित्त मामला में आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो दीवानी मामला में आता है। यानी कि आप किसी का क्या कर रहे हैं, रूम में रह रहे हैं और उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, आप किसी का 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ले रहे हैं और दे नहीं रहे, तो ये कौन सा मामला हो जाएगा, दीवानी मामला हो जाएगा। और अगर आप किसी का जान मार दे रहे हैं, आप किसी का क्या कर दे रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि हम आपको उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, आप किसी का घर में जाके लूटपाट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फौजीदारी मामला हो जाएगा। फौजीदारी मामला यानी कि आपका क्या हो, शारीरिक संबंधी कुछ नुकसान हो, जिसमें आप किसी का ब्लड, माथा फोड़ दिए, हाथ काट दिए, गोड़ काट दिए, किसी का रेप कर दिए, और भी बहुत सारा ऐसा मामला है, वो क्या चीज में आ जाएगा, तो ये फौजीदारी मामला में आ जाएगा। और दीवानी मामला, फौजीदारी मामला आप लोग अच्छा से समझ गए। आर्टिकल 134 तक किसी को कोई दिक्कत। आर्टिकल 135 पढ़ते हैं। 135 कहता है कि आर्टिकल 135 कहता है कि पहले जो था ना फेडरल न्यायालय था। फेडरल न्यायालय में होता क्या था कि आप सुने होइएगा कि 1935 के अधिनियम के अनुसार, लेकिन फेडरल न्यायालय अब खत्म हो गया और 1935 के बाद क्या होगा, पूरा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले एगो क्या था, फेडरल न्यायालय था। आर्टिकल 135 में यही कहा गया है कि फेडरल न्यायालय पहले था, लेकिन 1935 के बाद
सारा शक्ति किसको आ गया, सारा शक्ति सुप्रीम कोर्ट को। जैसे कि रे बउआ, ऐसे समझो कि जैसे कि आपके घर में अभी दादी जिंदा है, तो पावर किसके पास है, आपके दादी के पास है। आपकी मम्मी अगर कुछ भी करेगी तो आपकी दादी से पूछ के करेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपकी दादी टपक गई, जब आपकी दादी टपक जाएगी तो 1935 के बाद क्या हुआ, तो यही हुआ कि फेडरल न्यायालय खत्म हो गया और सारा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। कोई दिक्कत 135 में किसी को कोई दिक्कत? और थोड़ा कलर चेंज करते हैं, चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं 136। 136 क्या कहता है, आगे देखते हैं। 136 बउआ यहू से मस्त है। अनुच्छेद, आप हम लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। विशेष इजाजत, विशेष इजाजत, एसएलपी, क्या एसएलपी, एसएलपी मतलब समझिए कि विशेष इजाजत का मतलब क्या होता है, तो मतलब कि आपको कोई ऐसा, आपको कोई मतलब कि कुछ ऐसा, देखिए विशेष इजाजत का मतलब होता है कि कुछ ऐसा आदेश जो आपको देगा तो आपको विशेष इजाजत हो जाएगा। ऐसा आदेश जो आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट दे तो विशेष इजाजत में गिनती होगा, और इसी को क्या कहते हैं, एसएलपी, यानी कि अनुच्छेद 136। अब देखिए 137 क्या कहता है। 137 बउआ यहू से मस्त है। 137 कहता है कि न्यायिक पुनर्लोकन, सुप्रीम कोर्ट अपने गलती स्वीकार कर सकता है। अभी आपको हम एक बहुत अच्छा कहानी सुनाएंगे और इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है। देखिए, मान के चलिए कि हम लोग अगर घर में, देखिए ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि हम अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के दरमियान आपके बगल वाला, आप सुने होइएगा कि कभी ऐसा गलती का शिकार हो जाते होइएगा जैसे कि आप गलती नहीं किए लेकिन मॉनिटर जो है आपको उठवा के बचपन में पिटवा दिया। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला सुनाता है वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हनुमान जी है कि सीना फाड़े और देख लीजिए कि मेरे मन में भी राम है, ऐसा कर नहीं सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। यानी कि न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनरालोकन। न्यायिक पुनरालोकन का मतलब क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना गलती स्वीकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना गलती स्वीकार कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अपना गलती क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है और न्यायिक पुनरालोकन कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा सजा सुना दिए जो कि, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट के बारे में सुने होइएगा। फंडामेंटल राइट में हुआ क्या कि केशवानंद भारती, बात को याद कीजिए कि केशवानंद भारती जो अपने मठ के जमीन के लिए क्या किए थे, हाईकोर्ट में अपील किए थे और उन्होंने बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधन करके बताया कि हाँ, मौलिक अधिकार का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसी फंडामेंटल राइट का, उसका फंडामेंटल राइट का बेस उसको माना जाता है और उसी के अनुसार अभी हम लोग का ये चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना गलती क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं अपना गलती स्वीकार सकता है, कहे कि वो भी इंसान है। और जब गलती स्वीकार करेंगे तो होगा क्या कि अगर कोई ऐसा दंड सुना दिए है जो कि न देने होगा है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नहीं है। आगे देखिए, आगे आते हैं तो अब हम लोग का अनुच्छेद 137 भी कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद 138 आएगा। अनुच्छेद 138
यानी कि आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 कहता है मेरे दोस्त कि अधिकारिता शक्ति यानी कि पावर ऑफ एक्सटेंड, अधिकारिता शक्ति यानी कि पावर ऑफ एक्सटेंड, यानी कि आप अपने अधिकारिता शक्ति जो है इधर ही लिख देते हैं अधिकारिता शक्ति यानी कि पावर एक्सटेंड, यानी कि अपना पावर वो बढ़ा सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 138 किसी को कोई दिक्कत? अधिकारिता शक्ति, कुछ शक्ति वो अपने अधिकार में रखेंगे और उसका एक्सटेंड यानी कि बढ़ावा किया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अनुच्छेद 139 पढ़ते हैं। आज हम लोग को लगता है कि इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और खत्म करने का मतलब ऐसा नहीं कि निपटा देंगे, सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से यानी कि इसको खत्म करेंगे। 139 आपको पहले ही बता सकते हैं कि रिट जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि रिट क्या होता है और रिट जारी कर सकते हैं और इसके अनुसार सजा में क्या होता है आगे बताया गया है। आप फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़े होइएगा कि आराम से जैसे ही रिट बोले हैं आप समझ गए होइएगा कि रिट क्या होता है, तो रिट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए 139 के बाद अब क्या पढ़ते हैं? 140। जल्दी जल्दी इसको आज खत्म करते हैं सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे ढंग से। और आगे की हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अनुसांगिक शक्तियां। अनुसांगिक कहने का मतलब अनुसांगिक शक्तियां, अनुसांगिक शक्तियां मतलब कि ऐसा शक्ति जो क्या हो? अनुसांगिक हो, यानी कि अपना हो। अधिकारिता शक्ति पहले हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया अनुसांगिक शक्तियां। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे शक्ति जो कि मुख्य रूप से किसको दिया गया हो? सुप्रीम कोर्ट के दिया गया हो, और उसमें क्या करता हो? आपको उसके अनुसार ही करना पड़े, वही क्या होता है? अनुसांगिक शक्तियां होता है। आइए 140 देखिए। 140 इससे भी बहुत मस्त है। 140 कहता है अभी 140 बताइए क्या होगा? देखिए यही कभी कभी आप लोग का माइंड टेस्ट होता है। बउआ आप बता सकते हैं कि 140 सर ऑलरेडी पहले आप पढ़ा चुके हैं। अब आएगा क्या? 141। और 141 कहता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना वो सबसे सर्वोच्च है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को क्या करना होगा? मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या करना होगा? सभी को मानना होगा। सभी को मतलब कि किसको? सभी कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दिया तो सभी कोर्ट को मानना होगा, मानना होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह दिया, हाई कोर्ट को भी फैसला मानना पड़ेगा, आपका जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, और सब को फैसला को मानेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहीं का केस अपने पास ट्रांसफर करवा के मंगवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे सर्वोच्च है। आपका हाई कोर्ट का फैसला आपसे आप अगर क्या है, हाई कोर्ट का फैसला से आप नाराज है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला से नाराज है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद, इसीलिए हम लोग का भगवान माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग के पास अब कोई दूसरा प्रावधान नहीं रहता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 141 कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 142 पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ण न्याय होता है। अनुच्छेद 142 कहता है कि पूर्ण न्याय यानी कि पूरी न्याय हो। आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था है कि यहाँ पे 100 अपराधी बच सकते हैं, लेकिन एक निरपराधी को
दंड नहीं दिया जाता, इसीलिए हमारे यहाँ का जो कानून है वो कहीं ना कहीं धीरा काम करता है। आप देखते होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जानता है कि ये आदमी जो है ना ये मर्डर किया है, लेकिन बिना प्रूफ के ये बेचारा जज होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दिन रात जो जज होते हैं उनका यही काम होता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, और टीचर से आप नहीं बच सकते हैं वैसे ही जज से कोई क्रिमिनल नहीं बच सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज सब जानते हुए भी आपको जब तक प्रूफ नहीं है तब तक वो सजा नहीं सुना सकते हैं। यही होता है पूर्व न्याय, जो कि अनुच्छेद 142 है। 143 अगर देखिएगा तो इससे भी मस्त है। आर्टिकल 143 कहता है कि आप क्या कीजिए, आप अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सलाह ले सकती है, देना बाध्य नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो, आप ऐसे समझिए इसको, जैसे कि आपके घर में दादाजी है, आपके घर में दादाजी है और दादाजी है वो आपके पिताजी से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी सलाह दे ऐसा बाध्य नहीं है, यानी कि उनके मन पे है। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट, आइए बढ़िया से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सलाह, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सलाह ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन देना बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह दे, ऐसा बात नहीं है, देना बाध्य नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह दे ऐसा बाध्य नहीं है, वो अपने मन के अनुसार है, सलाह दे भी सकते हैं और सलाह नहीं भी दे सकते हैं। आर्टिकल 143 कंप्लीट। आइए अब 144 पढ़ते हैं। 144 इससे भी मस्त है बउआ। 144 कहता है बउआ कि अगर सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेगा, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, ऐसे ही लिख देते हैं, न्यायिक प्राधिकारी, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। सिविल और न्यायिक प्राधिकारी यानी कि वैसे व्यक्ति जो सिविल हो और जो न्यायिक प्राधिकारी हो, जो न्यायिक प्राधिकारी जो न्याय से संबंधित हो, वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकती है किसी मामले में, और वो जान सकती है कि क्या आगे किया जाए। सहायता लेने का मतलब किसी से सहयोग है। किसी को कोई दिक्कत? 144 कंप्लीट। जल्दी जल्दी आइए, इसको खत्म करते हैं। अनुच्छेद 145 कहता है कि न्यायालय के नियम संसद विधि के अधीन राष्ट्रपति से अनुमोदन। न्यायालय का जो न्यायालय का नियम संसद विधि, न्यायालय का नियम संसद विधि के अधीन
और राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकती है, तो राष्ट्रपति से इसमें अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति से अनुमोदन, इसको अच्छा से समझा देते हैं रुक कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। देखिए 100 आर्टिकल आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए सारा आर्टिकल ऐसा नहीं कि जाके रट लीजिएगा, और आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी जो इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छा से आपको समझा दिया जा चुका है। और ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपके नज़र में होना चाहिए कि कोई मेंस का अगर आप क्वेश्चन लिख रहा है तो उस समय आप आर्टिकल 15 का नाम देखिए, 1444 का नाम लेके लिख सकते हैं। तो न्यायालय का जो नियम है संसद विधि के अधीन है, यानी कि न्यायालय वही नियम बनाएगा जो संसद विधि के अधीन हो, जो संसद विधि में हो। और राष्ट्रपति से अनुमोदन की आवश्यकता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक उसके बताता नहीं है कि आप इस विधि को बनाइए, इस कानून को बनाइए, तब तक वो विधि लागू नहीं होगी। 145 में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब रे बउआ 146 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारियों को नियुक्ति कर सकती है। अब जैसे कि मान के चलो आप अगर टीचर का बहाली आता है तो क्या निकलता है, आप देखते होइएगा कि पेपर में निकलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी की नियुक्ति खुद करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, अधिकारी का नियुक्ति खुद कर सकती है, और इसमें उसे कोई सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अधिकारी की नियुक्ति कैसे करेगी, तो देखिए सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर लगे कि फलाने जगह सीट खाली है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उस सीट को अधिकारी को किसी को नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति का मतलब होता है प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, यानी कि अपने अनुसार जो उनको अच्छा लगे उसे नियुक्त कर सकते हैं। 146 कंप्लीट। आइए 147 पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग CAG आ जाएंगे कैग में। और अनुच्छेद 147 कहता है निर्वाचन, यानी कि चुनाव, निर्वाचन यानी कि चुनाव। किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग CAG के बारे में पढ़ेंगे। CAG बहुत ही अच्छा चैप्टर है। CAG का मतलब होता है कि CAG की एक अलग ही टॉपिक है, कम्बोट्रल देखिए तो स्पेलिंग सही है जी, COMBORTAL, कम्बोट्रल एडिशनल जनरल, CAG, कम्बोट्रल एडिशनल जनरल। किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे CAG के बारे में। तो अनुच्छेद 148 जो है वो CAG की चर्चा करता है। CAG की चर्चा करता है कि CAG होता क्या है, कैसे कार्य करता है, तो ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। आप इसके बारे में पढ़िए कि CAG की शक्ति, CAG जो होता है ना, आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके घर के कौन है जी, देखिए ऐसे समझिए कि जैसे कि इसको CAG जो होता है उसको कम्बोट्रल एडिशनल जनरल बोलते हैं, हिंदी में महालेखा परीक्षक। और महालेखा परीक्षक जो होता है वह क्या करता है, तो कहीं ना कहीं निगरानी करता है। आप ऐसे समझिए कि CAG का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं संविधान में निर्धारित है, और संविधान में निर्धारित है
इसे राज्यों के संघों के लेखाओं की लेख परीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। आप इसको ऐसे समझिए कि मतलब कि कुछ लेखा परीक्षा ये सब जो है सीएजी उसका चेक करता है। महालेखा परीक्षक यहाँ देख लो ये मतलब कि राज्य का क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप मान के चलिए तो सीएजी का ऐसे आप समझिए कि आप कोई विधेयक पारित करवा लिए और आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसको अगर पारित करवा लिए और घोटाला करना चाहते हैं तो महालेखा परीक्षक वहां पे जाके आपको परीक्षा करेगा, चेक करेगा कि आपने क्या किया। कंप्यूटर एडिशनल जनरल उसी को कहते हैं, यानी कि अगर कोई संविधान के अंदर कोई क्या हो रहा है, किसी तरह का गड़बड़ी हो रहा है तो संविधान के द्वारा इनको सीएजी को लाया गया है कि उसका क्या करे, चेक करे, चेक एंड बैलेंस करके उसको क्या करे आगे। अब देखिए, आप अगर देखते हुए सीएजी बनता कौन है तो आप ही का आईएएस के क्षेत्र से जाके पहला जो सीएजी बना था वी राव, कौन, वी नरहरि राव थे पहला सीएजी। अब ये प्रशासनिक सेवा से आए थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए थे और उन्होंने 1948 से 1944 तक भारत के पहले 1948 से 1944 तक पहले क्या थे, महालेखा परीक्षक थे और उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, पहला सीएजी में अपना अस्तित्व रखा। अगर सीएजी के चर्चा अभी देख लिए तो सीएजी का चर्चा अनुच्छेद देख लिए 148 में। अब 149 कहता है कि अनुच्छेद 149 कहता है कि सीएजी की शक्तियां क्या होती है और सीएजी कैसे कार्य करता है। तो सीएजी की जो शक्ति होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सीएजी की शक्ति कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 150 सीएजी की शक्ति अभी हम लोग बता दिए। तो क्या करता है, चेक करता है कि अगर कोई संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो उसको जाके चेक करता है, उसको और चेक एंड बैलेंस करने का काम सीएजी करता है। अनुच्छेद 150 कहता है कि सीएजी की शक्ति तो हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि सीएजी जो है वो केंद्र एवं राज्य दोनों की जांच कर सकती है। मतलब कि सीएजी एक ऐसी संस्था है जो केंद्र का भी जांच करती है। अभी हम लोग वही पहले बताए थे, केंद्र यानी कि आपका जो मोदी जी है उसके काम का भी जांच करेंगे और केंद्र एवं राज्य यानी कि स्टेट का भी कार्य की जांच करती है। केंद्र एवं राज्य दोनों की जांच करते हैं कौन, सीएजी। किसी को कोई दिक्कत? केंद्र एवं राज्य की जांच करती है कौन, सीएजी। अगर कोई काम ऐसा कर रहा है सीएजी जो केंद्र और राज्य गलत कर रहा है तो सीएजी उसकी जांच करने का काम करती है। आर्टिकल 150 कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 151 पढ़ेंगे यानी कि अनुच्छेद 151। और हम लोग का देखिए थंबनेल ऑलरेडी लगा चुके हैं कि 52 से लेके 151 तक, यानी कि 151 अब हम लोग का लास्ट चैप्टर, ये 5 नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अब हम लोग का कितना नंबर चैप्टर, लास्ट चैप्टर रहा। हाँ, अनुच्छेद 151। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 151 कहता है कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो राष्ट्रपति को सौंपती है पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। किसको सौंपती है, रिपोर्ट राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अभी आपका प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो सीएजी जो है महालेखा परीक्षक जो है अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है, राष्ट्रपति को सौंपती है। किसको सौंपेगी, राष्ट्रपति को सौंपेगी। और महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, उनका
केंद्र और राज्य के बीच क्या कार्य चल रहा है, क्या कार्य नहीं चल रहा है, उसकी चेक एंड बैलेंस करना कि कौन सा संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा। अच्छा, एक बात आपसे पूछे कि सीएजी का नियुक्त कौन करता है, तो सीएजी जो है ना वो प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्त होता है, पीएम के सलाह पर नियुक्त होता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति सीएजी का नियुक्ति करता है। आपको पहले भी बता चुके हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है कि राष्ट्रपति आप हमारे देश का, जब पीएम कमजोर तो राष्ट्रपति मजबूत, और राष्ट्रपति कमजोर तो पीएम मजबूत। जैसे कि आप देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति कभी एपीजे अब्दुल कलाम हुए थे। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे तो पीएम उस समय क्या था, कमजोर था। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी है तो मोदी जी क्या है, मजबूत है। यानी कि एक पर एक अपने आप बाई वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम है। किसी को कोई दिक्कत, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाग 5 जो पढ़े हैं उस चैप्टर का नाम क्या है। आपको भाग 1 से लेके 5 तक का चैप्टर का नाम होमवर्क में आपको बताना है। और आपको क्या बताना है, पांचों चैप्टर का नाम क्या था। पहला क्या था, संघ, भारत राज्यों का भूभाग एवं संघ। दूसरा का सिटीजनशिप, तीसरा का फंडामेंटल राइट। चौथा क्या था, डीपीएसपी। पांचवा संघ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कितना अनुच्छेद तक पढ़ लिए, तो 52 से 151 52 से 151 पांचवा भाग में पढ़े हैं। पहला में 1 से 4, दूसरा में 5 से 11, तीसरा में 12 से 35, चौथा में 36 से 51 और पांचवा में 52 से 151। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप लोग का एक टेस्ट सीरीज आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आज का आप लोग का चैप्टर 5 नंबर चैप्टर खत्म हुआ। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं है और कौन सा टॉपिक अच्छा से समझ में आया। मेरे दोस्त बार बार कहते हैं कि अगर अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीख लिए तो लाइफ में जिस तरह मेहंदी पीसने वाला का हाथ खुद पर खुद लाल हो जाता है, उसी तरह जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा ना हुआ है ना होगा। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो आप हमको बताइए। जो श्री कृष्ण अगर भगवत गीता में अर्जुन को हेल्प कर रहे हैं तो देखिए अर्जुन खुद पे खुद अर्जुन से ज्यादा नाम आज श्री कृष्ण का होता है। भगवत गीता जैसे ही होठ पे आता है, आपके मन में आता है, आप समझते हैं कि कौन किसका चेहरा माथे पे आता है, तो श्री कृष्ण का चेहरा माथे पे आता है। कभी भी अर्जुन को लोग बाद में देखता है, संजय को बाद में देखता है, लेकिन श्री कृष्ण को पहले देखता है मेरे दोस्त। इसलिए लाइफ में कभी भी अच्छे चीजों को प्रमोट करना सीखिए। जिन्होंने अच्छे लोगों के साथ अच्छे दोस्त बना लिया, अच्छे एनवायरनमेंट बना लिया, अच्छे चीजों का अध्ययन करना सीख लिया, अच्छे कार्य करने लगे, अच्छे गाने सुनने लगे, अच्छे लोगों से संगति करने लगे, उसे लाइफ में असफलता कभी उसकी कदम नहीं चुमेगी, सफलता उसकी कदम चुमेगी मेरे दोस्त। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छी चीजों का प्रमोट करें, अच्छे वीडियो देखें। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त साथी जो भी सगे संबंधी उनके पास शेयर कीजिए और अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने आईएएस की तैयारी को बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।